फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 आव्यूह चल रहा है और उसमें हम जो है 3.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज जो है हम 3.2 एक्सरसाइज देखेंगे। 3.2 एक्सरसाइज में आज हम 3.2 एक्सरसाइज का जो है परिचय देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह में चैप्टर 3 में 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए कॉपी पेन किताब के साथ। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं अर्थात आव्यूह पर अलग अलग क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो बेसिकली बात करें अगर संक्रियाओं की, तो संक्रियाएं जो है गणित में आधारभूत जो संक्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती है: जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो हम आव्यूह में यही देखेंगे कि किस प्रकार से दो आव्यूह को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है। भाग हम इसमें नहीं देखेंगे, सिर्फ जोड़, बाकी, गुणा ही देखा जाएगा। आव्यूह का जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें जोड़, बाकी और गुणा ही देखा जाता है, भाग इसमें नहीं है। भाग के जैसा मिलता जुलता हम आगे देखेंगे, एक इनवर्स ज्ञात करने का तरीका होता है, तो वो हम देखेंगे। बट फिलहाल हम इन 3 जो है अभिक्रियाओं संक्रियाओं के बारे में देखेंगे कि आव्यूह में जोड़, बाकी, गुणा और गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों जोड़ की, कि दो आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है। देखो बच्चों, आव्यूहों को जोड़ने से पहले, ये सीखने से पहले कि आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है, हमें यह सीखने की जरूरत है कि कब दो आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है, वो क्या आवश्यक शर्तें हैं, वो क्या आवश्यक शर्तें हैं जिनकी पूरा होने पर ही हम कह सकते हैं कि दो आव्यूह जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं दो चर राशियों की, x प्लस एक्स या x प्लस वाई, तो आपको पता है ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये x प्लस वाई रहेंगे, बट x और x जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x। तो चर राशियों को जोड़ने के लिए सबसे पहली क्या चीज जरूरी है कि वो समान हो, चर राशियां जो हैं वो समान हो और उनकी घात भी समान हो। इसी प्रकार आव्यूह को जोड़ने के लिए भी कुछ आवश्यक शर्तें होती है। तो क्या आवश्यक शर्त है? देखो, जोड़ और व्यवकलन, जोड़ और व्यवकलन मतलब जोड़ने और घटाने में, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। यह आवश्यक शर्त का पूरा होना आवश्यक है, जरूरी है। चाहे जोड़ रहे हो आप, चाहे घटा रहे हो, यह आवश्यक शर्त दोनों के लिए है। और वो क्या है कि जो दोनों आव्यूह हैं जिनको आप जोड़ना या घटाना चाहते हो, आव्यूह 2 से अधिक भी हो सकते हैं, बट फिलहाल 2 के कम से कम 2 तो चाहिए ही, हमें कोई भी 2 चीज तो चाहिए ही जोड़ने या घटाने के लिए। तो जो दोनों आव्यूह है उनका क्रम समान होना चाहिए, उनका क्रम समान होना चाहिए। यह आवश्यक शर्त है दो आव्यूहों को जोड़ने या घटाने के लिए। अगर यह आवश्यक शर्त पूरी हो रही है तभी आप दो आव्यूहों को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। यह आवश्यक शर्त पूरी नहीं हो रही है तो आप दो आव्यूहों को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मान लो आपकी यह शर्त जो है पूरी हो गई, मान लो आपकी यह शर्त पूरी हो गई, दो जो आव्यूह थे जिनका क्रम है वो समान है, दो आव्यूहों का क्रम क्या है, समान। तो फिर जोड़ेंगे कैसे या घटाएंगे कैसे? तो ध्यान रखना, जोड़ने या घटाने के लिए क्या करना है, आव्यूह के संगत अवयवों को जोड़ेंगे या घटा रहे हैं तो घटाएंगे। ये मैं दोनों ही एक साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। तो पहले तो आपको ये देखना है कि आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त यह है कि भैया दोनों आव्यूह जो है उनका क्रम समान होना चाहिए। अगर क्रम समान हो गया तो जोड़ेंगे कैसे या घटाएंगे कैसे? तो आव्यूह के संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं यहां पे, एक आव्यूह है 1 2 3 4, एक आव्यूह बी लेता हूं मैं
5 6 7 8। एक अवयव और ले लेता हूं मैं C, यहां ले लेता हूं 10 13 16 19 20 18 और एक अवयव में ले लेता हूं D 15 18 20 19 16 और 14। ये 4 अवयव आप देख पा रहे हैं A B C और D। अब मैं आपको बोलूं कि इसका क्रम क्या है, तो आप देखेंगे कि भाई इसमें 2 तो पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो इसका क्रम हो गया 2 × 2 या 2 × 2। इसका क्रम क्या है, बोले सर यहां भी 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, इसका भी क्रम 2 × 2। इसका क्रम क्या है, बोले सर यहाँ 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम हो गया 2 × 3। इसका क्रम क्या है, बोले यहाँ 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम हो गया 2 × 3। ठीक है, तो इनका क्रम मैंने याद कर लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं A और C को जोड़ सकता हूं क्या। पहली बात तो मैं आपको बोलूं कि A और C को जोड़िए, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि क्या जोड़ने के लिए उनकी आवश्यक शर्त पूरी हो रही है। क्या है आवश्यक शर्त, कि दोनों अवयवों का क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, समान। इस अवयव का क्रम है 2 × 2, C का क्रम है 2 × 3। क्या दोनों के क्रम समान है क्या, नहीं है। अगर दोनों के क्रम समान नहीं है तो इन अवयवों को आप आपस में नहीं जोड़ सकते, और मैं क्या कह दूंगा कि A और C जो हैं वो आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार A और D जुड़ सकते हैं क्या आपस में। देखो A का जो क्रम है वो है 2 × 2, D का जो क्रम है वो है 2 × 3, तो ये भी आपस में नहीं जुड़ सकते क्योंकि क्रम अलग अलग हैं। A और B जुड़ सकते हैं क्या, A + B जुड़ सकते हैं क्या। बोले A का क्रम कितना है 2 × 2, A का क्रम क्या है 2 × 2 या 2 × 2, 2/2 है इसका क्रम, और B का क्रम भी क्या है 2/2। तो हाँ, बोले इनका क्रम समान है, इनको हम जोड़ सकते हैं। तो बोले कैसे जोड़ेंगे, तो बोले हम आपने बताया था कि अवयव के संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो संगत अवयवों का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। यहाँ पे ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। ये आपको निकालना आता है पता। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में A11, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में A12, पहले पंक्ति आती है फिर उसका स्तंभ का स्थान आता है। दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ। तो मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूं कि दोनों के क्रम समान है, तो संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो संगत कौन किसके होता है, A11 के संगत A11, तो 1 किससे जुड़ेगा 5 से, कितना आएगा 6। A12 के संगत A12 6 किससे जुड़ेगा 2 से, तो कितना आएगा 8। A21 के संगत A21 7 किससे जुड़ेगा 3 से, कितना आएगा 10। और A22 के संगत A22 8 किससे में जुड़ेगा 4 में, और कितना आएगा 12। तो मैं यहां क्या देख पा रहा हूं, मैं यहां देख पा रहा हूं कि भाई जो यहां पे मैंने अवयव लिए उनका क्रम समान था, तो मैं उनको जोड़ सकता था। और जोड़ा कैसे, संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया, संगत जो अवयव थे उनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं हम इसी में C और D में ही। बट पहले एक बार पॉज करके आप ये आवश्यक शर्त और उस आवश्यक शर्त के पूरे होने पर जोड़ेंगे या घटाएंगे कैसे, वो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे घटाने के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जोड़ने के भी देखेंगे। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया है नोट आप सभी ने पॉज करके इसको, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि क्या C में D जुड़ सकता है क्या, C में D जुड़ सकता है क्या, C में D जुड़ सकता है क्या। तो देखो C का क्रम कितना है, C का क्रम है 2/3, D का क्रम कितना है, D का क्रम भी है 2/3, दोनों के क्रम समान है, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, इनके संगत पद जुड़ेंगे। 10 और 15 25, 13 और 18 31, 16 और ये कितना लिया था 20 ले लेते हैं इसको, 16 और 20 36, फिर 19 और 19 38, फिर 20 और 16 36, फिर 14 और
18, 32, तो ये क्या आ गया सी और डी। तो संगत को संगत से जोड़ा, संगत को संगत से, संगत को संगत से, संगत को संगत से, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम दो अवयवों को जोड़ते हैं। चलिए घटाना देख लेते हैं। मान लो ए में से बी घटाऊं मैं, पहली बात तो ए में से बी घटा सकता हूं क्या, तो क्रम समान है दोनों के, तो बिल्कुल घटा सकते हो। इसका क्रम भी 2/2 का, इसका क्रम भी 2/2 का, बिल्कुल घटा सकते हो। कैसे घटाएंगे, अब देखो ए में से बी घटाना अलग चीज है और बी में से ए घटाना अलग चीज है। ए में से बी घटाओगे तो ए के अवयवों में से बी के अवयवों को घटाओगे। 1 में से 5 घटाओगे तो -4, 2 में से 6 घटाओगे तो -4, 3 में से 7 घटाओगे -4 और 4 में से 8 घटाओगे -4। ठीक है, अब ये इस तरह से संख्याएं ली थी कि अंतर समान आ रहा है। चलो कुछ बदल देता हूं मैं, इसको 9 और इसको 10 ले लेता हूं। तो 9 में से 3 में से 9 जाएगा तो -6 और 10 में से 4 में से 10 जाएगा तो भी -6। ठीक है बच्चों, ये a माइनस बी हो गया। अच्छा b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए में क्या होगा, पहले b वाला लेंगे फिर a वाला लेंगे। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो ये दोनों अलग अलग है ना, ये सब माइनस के आ रहे हैं, ये प्लस के आ रहे हैं, तो अलग अलग है, चिन्ह अलग है, तो आव्यूह के अवयव अलग हैं और आव्यूह के अवयव अलग हैं, तो आव्यूह भी अलग है। तो a माइनस बी अलग चीज है, b माइनस ए अलग चीज है, लेकिन घटाएंगे कैसे, पहले तो ये देखेंगे कि क्या इनके क्रम समान है, और अगर क्रम समान है तो संगत अवयव में से इनको घटा देंगे। चलिए c माइनस डी करके देखते हैं। तो 10 में से 15 घटाएंगे 5, 13 में से अच्छा -5, 13 में से 18 घटाएंगे -5, -16 में से 20 जाएगा -4, 19 में से 19 जाएगा 0, 20 में से 16 जाएगा 4, 18 में से 14 जाएगा 4। इसी की जगह अगर मैं d माइनस सी बोलता तो पहले ये लेते फिर ये लेते। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हम दो अवयवों को जोड़ या घटा सकते हैं। आवश्यक शर्त यह है कि जोड़ने या घटाने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए, और अगर आपका क्रम समान है तो संगत जो अवयव होते हैं उनको आपस में जोड़ते या घटाते हैं अवयवों के। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे जो है हम अब गुणा देख लेते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए पहले आप लोग पॉज करके। अब देखो बच्चों, जो थर्ड हमारा संक्रिया है वो है गुणन की। आपको ये थर्ड कैसे सर, सेकंड कौन सी थी, तो सेकंड जो थी वो हमारी व्यवकलन थी। ठीक है, वो हमारी व्यवकलन थी। अब हम गुणन देख रहे हैं। अब गुणा में क्या होता है, देखो आपको पता है कि जो गुणा होता है, अवयव का जो गुणा है, देखो बच्चों वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा उलझा हुआ है। वो जितना आसान प्लस माइनस थे उतना आसान गुणा नहीं है। थोड़ा आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बहुत, तो आपको समझ में आएगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा अगर बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैं इसमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो किताब के तरीके से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों, गुणन करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले तो गुणन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। मान लो एक अवयव है a, और आपको पता है मैं किसी अवयव को ऐसे भी दर्शा सकता हूं, aij, ये उसके प्रत्येक अवयव को दर्शा रहा है, और मान लो इसका क्रम है m × n। एक और अवयव है b, उसका जो अवयव है वो तो aij के द्वारा दर्शाया जा रहा है, और उसका जो क्रम है वो मान लो है x × y। ठीक है बच्चों, अब आवश्यक शर्त क्या है गुणन के लिए, कि कब आप गुणा कर सकते हो। जैसे जोड़ बाकी में हमने आवश्यक शर्त देखी थी कि क्रम समान होना चाहिए, तो गुणन के लिए आवश्यक शर्त क्या है वो हम देख लेते हैं। आवश्यक शर्त गुणा करने के लिए क्या है वो अब हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, आवश्यक शर्त जो है गुणा के लिए वो ये है कि ये जो आप गुणा कर रहे हो a और b, जो आप गुणा कर रहे हो a और b, तो ये तभी आप गुणा कर सकते हो जब ये n जो है इस x के बराबर हो। ये n जो है इस x के बराबर हो। बोले सर इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका क्या मतलब है, आवश्यक शर्त ये है कि n जो है वो x के बराबर होना चाहिए। अर्थात ये कि पहला जो अवयव है आपका, ये पहला अवयव है मान लो। अब पहला अवयव कैसे पता लगेगा, मैं पहले लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। अर्थात
पहले आव्यूह की अर्थात पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, अर्थात पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? दूसरे आव्यूह के की पंक्तियों की संख्या के। समझ में आ रही है बात? आपको पता है पहले पंक्तियों की संख्या आती है, फिर स्तंभों की संख्या आती है। पहले पंक्तियों की संख्या, फिर स्तंभों की संख्या। तो पहले आव्यूह के पंक्तियों की स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के। जिन दो आव्यूहों को आप गुणा कर रहे हो, अगर आप a इंटू बी निकाल रहे हो या ए बी निकाल रहे हो, बात एक ही है, इनको गुणा कर रहे हो, तो पहले जो आ रहा है वो पहला आव्यूह हो गया, जो बाद में आ रहा है वो दूसरा आव्यूह हो गया। इसी की जगह आप बी ए कर रहे हो, तो अब पहला आव्यूह बी हो गया और दूसरा आव्यूह ए हो गया। ठीक है बच्चों? तो पहला और दूसरा आव्यूह किस पे निर्भर करेगा? आप पहले किसको लिख रहे हो, बाद में किसको लिख रहे हो। a इंटू बी निकालोगे तो a पहला b दूसरा, b इंटू ए निकालोगे तो b पहला a दूसरा। तो कब गुणा कर सकते हैं हम इनको? कब आपस में गुणा किया जा सकता है? जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी आप दो आव्यूहों को गुणा कर सकते हो, अन्यथा आप गुणा नहीं कर सकते हो दो आव्यूहों को। तो ये तो हो गई हमारी आवश्यक शर्त। पहले तो इस शर्त का पूरा होना जरूरी है, ठीक है, कि पहले आव्यूह की जो पंक्तियों की पहले आव्यूह की जो स्तंभों की संख्या है वह किसके बराबर हो? दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के। अगर मान लो ऐसा हो गया कि जो पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या है वह दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गई, तो क्या होगा? तो देखो, जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब जो a इंटू बी निकल के आएगा, जो भी कुछ निकल के आएगा a इंटू बी, जो भी इसका रिजल्ट निकल के आएगा a इंटू बी का, मान लो कोई रिजल्ट निकल के आया ए आई जे, जो है वो आव्यूह है ए बी वह आव्यूह है जो a को b से गुणा करने पर आया, मान लो ए आई जे है। तो इसका क्रम क्या होगा? तो इसका क्रम हमेशा ध्यान रखना m इंटू वाई होगा। इसका क्रम हमेशा क्या होगा? m इंटू वाई। गुणा करने के पश्चात जो आपको आव्यूह प्राप्त होगा, गुणा करने के पश्चात जो आपको आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा? m इंटू वाई, मतलब पहले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या। तो आप दो आव्यूहों को बिना गुणा किए भी ये बता सकते हो कि उनको गुणा करने के पश्चात जो आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा। ये तो आप बिना गुणा किए भी बता सकते हो, उसके लिए गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। गुणा करने के पश्चात जो आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह की क्रॉस दूसरे आव्यूह की स्तंभों की संख्या। बट गुणा कब कर सकते हैं? जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसे उदाहरण के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं हम। उदाहरण के द्वारा इसको मैं क्लियर कर देता हूं, बट पहले उसके आप इसको नोट कर लीजिए और उसी उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुणा करने का तरीका क्या होता है। वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आप किताब के तरीके से चलेंगे तो एक बार मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आपको चलना है। बट ये उसके लिए समझना जरूरी है, अगर वो ट्रिक लगानी है तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर ये वाली स्थिति, ये आवश्यक शर्त पूरी हो गई और आपने दोनों आव्यूह को गुणा कर दिया, तो गुणा करने के पश्चात जो आव्यूह आएगा उसका क्रम कैसा होगा? m इंटू वाई के रूप का, मतलब पहले आव्यूह की तो पंक्तियों की संख्या लेनी है और दूसरे आव्यूह की स्तंभों की संख्या लेनी है। बात आ गई समझ में? आता है आप लोगों के? तो एक बार इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब ये जो हमने अभी गुणन की जो संक्रिया समझी है और ये सब जो समझा है, इसे एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, उदाहरण के रूप में इसे देख लेते हैं। तो मान लो A एक आव्यूह है और उसमें मैं ले लेता हूं कुछ संख्याएं 1 2 3 4। ध्यान से देखना बच्चों, इसे थोड़ा इसे छोटा बना देता हूं मैं ताकि क्लियर हो जाए।
1 2 3 4 और बी भी एक आव्यूह है, और बी में आप ले रहे हैं, यहां हम ले लेते हैं 3 6 7 9 2 5, ये 2 आव्यूह मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिए। अब मैं ये गुणा करना चाहता हूं, मैं ए को बी से गुणा करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि क्या ये गुणा करने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, क्या ये जो गुणा करने के लिए आवश्यक शर्त है उसे भी पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो शर्त क्या है कि भैया पहले वाले की स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं इसका क्रम क्या है। सबसे पहले इस ए का क्रम क्या है, तो देखो इसमें पंक्तियां कितनी हैं 2, स्तंभ भी कितने हैं 2, तो इसका क्रम हो गया 2 × 2। इसमें पंक्तियां कितनी हैं 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो इसका क्रम हो गया 2 × 3। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, क्या इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है क्या इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है क्या? बिल्कुल है, तो हम इसे गुणा कर सकते हैं। अगर ये गुण बराबर है तो हम इसे गुणा कर सकते हैं, इसे गुणा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये गुणा तो हो जाएगा a × b, या a को हम b से गुणा तो कर लेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि a को b से गुणा करने पर जो भी हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी या आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, पहले वाले की तो पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले की स्तंभ की संख्या। तो एक चीज निश्चित हो गई कि जो इनको गुणा करने के पश्चात आव्यूह प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा 2 × 3, पहले वाले की पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले की स्तंभों की संख्या। तो क्या मैं अपने मन से एक 2 × 3 क्रम का आव्यूह लिख सकता हूं, a11 a12 a13 a21 a22 a23। क्या ये 2/3 का आव्यूह है? बिल्कुल, इसमें 2 तो पंक्तियां हैं और 3 जो है वो स्तंभ हैं, तो 2/3 का आव्यूह हो गया। तो जो आव्यूह आएगा a को b से गुणा करने पर वो कुछ इसी प्रकार का होगा, इसी प्रकार का तो होगा। तो चलिए देखते हैं गुणा कैसे होगा। अब ये तो a × b देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, अब इसके अंदर एक ट्रिक लगानी है हमें क्या करना है। आपको एक चीज पता है कि इसमें जो पहली चीज होती है वो तो दर्शाती है पंक्ति को, और जो दूसरी चीज होती है वो दर्शाती है स्तंभ को, जो ये हम एड्रेस में या पते में जो हम ये अवयवों का जो ये पता निकालते हैं उसमें। तो आपको गुणा कैसे करना है, अब ध्यान से देखना, एक ट्रिक है, इस ट्रिक को पकड़ना है आपको। a11 मतलब पहले आव्यूह की तो लेनी है पंक्ति और दूसरे आव्यूह का लेना है स्तंभ। पहले आव्यूह की लेनी है पंक्ति और दूसरे आव्यूह का लेना है स्तंभ। तो एक का मतलब है पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और इस एक का मतलब है पहले आव्यूह का पहला स्तंभ। बात आ गई समझ में? पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और इस 1 का मतलब है दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। इन्हें आपस में गुणा करना है आपको, इन्हें आपस में क्या करना है, गुणा करना है। इन्हें आपस में गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे? एक को तो करेंगे 3 से और फिर प्लस का चिन्ह लगा के 2 को करेंगे 9 से। फिर दूसरा कैसे ज्ञात करेंगे? a12 मतलब फिर से पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ, इसको और इसको गुणा करना है। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ, इन्हें गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे? 1 को तो 6 से करेंगे प्लस 2 को 2 से करेंगे। बीच में देखो प्लस का चिन्ह भी लग रहा है, इसको इससे गुणा किया फिर प्लस आएगा फिर इसको इससे करना है। फिर a13 कैसे निकलेगा? पहले आव्यूह की पहली पंक्ति यही रहेगी और दूसरे आव्यूह का तीसरा स्तंभ ये आ जाएगा। इन्हें आपस में गुणा कर लो तो 1 तो 7 से गुणा होगा और 4 किससे गुणा होगा? 5 से, प्लस 4 × 5। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। a21 मतलब दूसरे आव्यूह की मतलब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति लेनी है। अब आपको पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति ये है, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति ये है और पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति तो ये ले ली हमने,
और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ ये रहा, इसको अब इससे गुणा करना है, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है। 3 तिया 9, तो 3 तिया 3 इंटू 3 लिख देंगे अपन यहाँ पे, प्लस 4 इंटू 9। फिर इसमें आ जाओ, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको अब इससे गुणा करना है। कैसे करेंगे? 3 को तो 6 से करेंगे, प्लस 4 को 2 से करेंगे। फिर पहले अवयव की दूसरी पंक्ति मतलब इसी की बात कर रहे हैं, और दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ मतलब ये रहा। अब इसको इससे गुणा करना है, तो 3 को तो 7 से करेंगे, प्लस 4 को 5 से करेंगे। चलिए गुणा करने पर देखते हैं क्या आ रहा है। तो a इंटू बी को मैं ए बी भी लिख सकता हूं। 3 एकम 3, 9 दूनी 18, 6 एकम 6, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 5 चौक 20, फिर 3 तिया 9, 9 चौक 36, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 7 तिया 21 और 5 चौक 20। ठीक है बच्चों, चलो इन्हें जोड़ लेते हैं। 18 और 3 21, 9 और 36 45, 6 और 4 10, 18 और 8 26, 7 और 20 27, 21 और 20 41। ये क्या आ गया हमारा? ए बी आ गया। तो मतलब ए को बी से गुणा करने पर ये प्राप्त होगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा तरीका है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिन अवयव को हम गुणा कर रहे हैं उसमें पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति समान है क्या। अगर है तो हमें एक चीज निकालनी है कि भैया इनको गुणा तो किया जा सकता है, आवश्यक शर्त तो पूरा कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इनको गुणा किया जा सकता है तो गुणा करने पर जो अवयव प्राप्त होगा उसका क्रम पहले ही निकाल लेंगे हम। उसका क्रम कैसे निकालेंगे? पहले अवयव की तो पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ। तो मैंने क्या निकाल लिया था, जो a इंटू बी था वो पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ। फिर मेरे को क्या करना है, एक अवयव मानना है इस क्रम का। तो मैंने मान लिया a11 a12 a13, जिसमें 2 तो पंक्तियां हैं और 3 क्या है? स्तंभ है। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23। इसके बाद आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है? a11 का क्या मतलब है, ये वाला कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाला जो अवयव है, पहले अवयव की पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा कर दो। गुणा कैसे करेंगे? 1 को तो इससे कर दो, प्लस 2 को इससे कर दो। फिर a12 कैसे ज्ञात करेंगे? पहले अवयव की पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से कर दो, पहले अवयव की पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से कर दो, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से कर दो। ये अवयव, ये पंक्ति को दर्शाएगा पहले अवयव की और ये स्तंभ को दर्शाएगा दूसरे अवयव के। फिर पहले अवयव की दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ दूसरे अवयव का, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दूसरे अवयव का। ऐसे गुणा करना है और फिर ये उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा गुणा का तरीका था। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम देखते हैं कि अवयव में गुणधर्म, इनके क्या गुणधर्म होते हैं। ये जो हमने अभी जोड़ बाकी और गुणा सीखा, योग और व्यवकलन और गुणा सीखा, इसमें क्या क्या गुणधर्म हमारे लग सकते हैं। तो देखो आपकी बुक में योग के गुणधर्म अलग दिए हुए हैं, गुणा के गुणधर्म अलग दिए हुए हैं, बट मैं अलग अलग ना पढ़ा के उन सबको एक चार्ट के रूप में आपको समझा रहा हूं और वही चार्ट आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे अवयव के गुणधर्म। अवयव के क्या गुणधर्म है, ये जो अभी हमने जोड़ बाकी और गुणा सीखा, इससे संबंधित क्या क्या गुणधर्म हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना देता हूं। यहां तो मैं लिख दूंगा गुणधर्म, ये सारे मैं एक साथ ही लिखवा रहा हूं आपको। ये तो गुणधर्म हो गए हमारे, ठीक है। इधर तो मैं गुणधर्म लिख दूंगा। इधर जो है आपकी तीनों संक्रियाएं ले लेंगे हम। यहां सबसे पहले ले लेते हैं योग, फिर हम ले लेते हैं व्यवकलन,
और फिर हम ले लेते हैं गुणा। ठीक है बच्चों। अच्छा, गुणधर्म में जो है हम सबसे पहले जो गुणधर्म देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे जो गुणधर्म देख रहे हैं, देखो कुछ गुणधर्म तो ऐसे हैं जिन्हें हम तीनों पे लगा सकते हैं, पर कुछ गुणधर्म ऐसे देखेंगे हम जो हो सकता है सिर्फ योग पे लगता हो, या सिर्फ व्यवकलन पे लगता हो, या सिर्फ गुणा पे लगता हो। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं वो गुणधर्म जो हम तीनों पे लगा सकते हैं, तीनों के लिए चेक कर सकते हैं। तो ऐसा एक गुणधर्म है जो हम तीनों पे लगा सकते हैं, और वो है हमारा क्रम विनिमय का या क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तो क्रम विनिमयता आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, क्रम विनिमयता। ठीक है बच्चों, क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या कहता है कि सबसे पहले योग में क्या कहता है, ये योग में ये सिंपल सी बात कहता है कि अगर मान लो कोई आव्यूह है ए और एक और आव्यूह है बी, पहले ए में बी जोड़ लो या बी में ए जोड़ लो, बात एक ही है, दोनों से रिजल्ट सेम ही निकल के आएगा। तो अगर ये चीज लागू हो रही है योग में, तो क्रम विनिमय का नियम इस पे लागू हो रहा है। लागू हो रहा है तो मैं राइट का निशान लगा देता हूं, लागू हो रहा है इस पे, तो इसका मतलब क्रम विनिमय का गुणधर्म योग पे तो लागू होता है। ठीक है, क्या बाकी पे भी लागू होता है? क्या ए में से बी को घटाने पर वही प्राप्त होगा जो बी को ए में से घटाने पर प्राप्त होगा? तो अभी हमने देखा था नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। जब ए में से बी घटा रहे थे तो माइनस में या प्लस में उत्तर आ रहे थे, और बी में से ए घटाने पर उसके उल्टे चिन्ह आ रहे थे। तो चिन्ह अलग अलग है तो मतलब उत्तर अलग अलग है। तो ए माइनस बी जरूरी नहीं है हर बार बी माइनस ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो व्यवकलन में क्रम विनिमय का गुणधर्म नहीं लगता। ठीक है बच्चों, अब आ जाती है बात गुणा की। तो गुणा के लिए देखो बच्चों, अभी जो मैंने उदाहरण लिया उसे ध्यान से समझो। वो हमारा जो एक मैट्रिक्स था ए, और एक मैट्रिक्स हमने लिया था, चलो कुछ भी ले लेता हूं अभी तो मैं, मान लो ये मैट्रिक्स था, ये 2x2 का था और ये 2x3 का था। मैंने क्या बताया था, गुणा करने के लिए आपको क्या पता लगाना है, जैसे a×b गुणा करना है तो पहले अवयव का, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो बराबर आ रही थी, ये भी 2 थी, ये भी 2 थी, तो a को तो b से गुणा कर सकते थे। अब अगर मैं b×a की बात करूं तो पहले b लूंगा फिर a लूंगा, ये हमारा b है और ये a है। अब पहले b लूंगा फिर a लूंगा, तो पहले b लूंगा तो अब पहले b लिख देता हूं, 5 6 7 8 9 10, और इसको किससे गुणा करूंगा, ये तो b है, और इसको किससे गुणा करना है, a से, जो कि कितना है मेरा 1 2 3 4। अब अगर मैं बात करूं तो अब इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और इसके स्तंभों की संख्या कितनी, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, ये 3 है और ये 2 है, तो ये गुणा नहीं हो सकते। तो मैंने क्या देखा, a×b तो गुणा हो सकता है बट b×a गुणा नहीं हो सकता। इसका मतलब a×b और b×a एक ही बात नहीं है, इसलिए इस पे भी क्रम विनिमयता का गुणधर्म नहीं लगता। इसलिए जब आप किताब में देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, आव्यूह योग गुणधर्म, और आव्यूह योग गुणधर्म में ये दिया हुआ है। आपको समझ में आ रही है बात आपके, योग गुणधर्म में क्यों दिया है ये, क्योंकि क्रम विनिमयता का गुणधर्म या नियम जो है वो इसी में लगता है। ठीक है बच्चों, योग में ही लगता है, इन दोनों में नहीं लगता है। टेस्ट हम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं भाई, टेस्ट इसमें हो सकता है कभी कभार लग जाए बट हमेशा नहीं लगता, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है दोनों में। तो ये सिर्फ योग में लगता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्रम विनिमयता का गुणधर्म। सेकंड गुणधर्म की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे गुणधर्म होंगे जो सिर्फ योग पे लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ व्यवकलन पे लगेंगे। तो जो हमारा सेकंड गुणधर्म है वो है योज्य तत्समक गुणधर्म। क्या है, योज्य तत्समक गुणधर्म। देखो योज्य तत्समक गुणधर्म क्या कहता है, योज्य तत्समक गुणधर्म बड़ी सीधी सी बात कहता है, योज्य तत्समक गुणधर्म। देखो योज्य तत्समक गुणधर्म क्या कहता है कि मान लो
ए में आपने कोई जीरो, एक अवयव है और एक अवयव है जीरो मैट्रिक्स, जीरो या शून्य मैट्रिक्स क्या होती है जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो ए में आपने जीरो जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए ही तो प्राप्त होगा, या जीरो में ए जोड़ लो तो भी ए ही प्राप्त होगा। मतलब ए में जीरो, पहले मैट्रिक्स ए में शून्य मैट्रिक्स जोड़ो या शून्य मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ो, बात तो एक ही है, ये दोनों एक ही बात है। तो योज्य तत्समक का नियम यहां लग जाएगा। चलो व्यवकलन में लग सकता है क्या, व्यवकलन में देखते हैं, व्यवकलन में क्या ये नियम हम लगा सकते हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए ए में से जीरो हटाओ और जीरो में से ए घटाओ, यहां तो हमें ए प्राप्त होगा और यहां हमें माइनस ए प्राप्त होगा। तो इसका मतलब योज्य तत्समक वाला गुणधर्म योग में तो लग सकता है बट व्यवकलन में नहीं लग सकता, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा, गुणा में इसको कैसे देखते हैं, गुणा में भी क्या हम इसको लगा सकते हैं क्या, तो देखो गुणा में जो है इसे योज्य तत्समक ना बोल के, योज्य तत्समक हम सिर्फ इन दोनों में रखेंगे, इसे योग और व्यवकलन में। गुणा में इसका नाम क्या है, गुणा में सिर्फ इसको क्या कहते हैं, तत्समकता का नियम, तत्समकता का नियम या तत्समकता का गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो तत्समकता का गुणधर्म गुणा में क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। तो तत्समकता का गुणधर्म ये कहता है कि मान लीजिए आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या एक अवयव जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं, वो लिया जिसे आई के द्वारा दर्शाते हैं, मैंने आपको बताया भी था, उसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, आई के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने अगर आई को या ए को आई से गुणा कर लो पहले, तो या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अवयव ए से गुणा कर लो या ए को किसी अवयव आई से गुणा कर लो, या तो आई को ए से कर लो या ए को आई से कर लो, बात एक ही है। दोनों ही स्थितियों में हमें क्या प्राप्त होना है, ए। तो तत्समकता का नियम किस में लगता है, गुणा में लगता है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, एक बार वहां से भी आप इसको कंसल्ट कर लीजिएगा, बुक से भी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा गुणधर्म है वो है योज्य प्रतिलाम का नियम या योज्य प्रतिलात्मकता का नियम। तो योज्य प्रतिलाम क्या कहता है, देखिए योज्य प्रतिलाम, योज्य प्रतिलाम में हम क्या कहते हैं कि भाई ए में उसका उल्टा जोड़ो माइनस ए, या माइनस ए में ए जोड़ो, उत्तर आपका जीरो ही आना है, इधर भी और इधर भी, ए से माइनस ए कटेगा, माइनस ए से ए कटेगा, तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। तो मतलब यहां योज्य प्रतिलोम का नियम लागू होता है। चलिए व्यवकलन में भी होता है क्या, देख लेते हैं। ए में आप ए में से माइनस ए घटाओ और माइनस ए में से ए घटाओ, तो क्या आएगा, देखो ए ये तो हो जाएगा प्लस ए और माइनस है माइनस 2a, तो ये 2a और ये माइनस 2a, तो ये बराबर आएंगे ही नहीं कभी। a में से माइनस a घटाओ और माइनस a में से a घटाओ, अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब योज्य प्रतिलोम का नियम जो है वो जोड़ में लागू होता है, व्यवकलन में लागू नहीं होता। ठीक है बच्चों, और गुणा के लिए हम योज्य प्रतिलोम का नियम देखते ही नहीं है। योज्य प्रतिलोम सिर्फ योग में, और वैसे योग में ही होता है, व्यवकलन में तो मैंने आपको लगा के बता दिया है, बाकी होता सिर्फ किसमें है, ये योग में ही लागू होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक जो हमारा नियम है वो सिर्फ हम गुणा में लगाते हैं, और वो है बटनता का नियम, जो कि इसमें साहचर्यता कहलाता है और उसमें बटनता कहलाता है। तो बटनता का नियम क्या कहता है गुणा में, यहां मैं लिख रहा हूं अलग से, बटनता का नियम। बटनता का नियम ये कहता है कि मान लीजिए तीन अवयव हैं ए बी और सी, मान लो तीन अवयव हैं ए बी और सी, आपने ए में बी प्लस सी को पहले आपने बी में सी जोड़ा, बी अवयव में सी को जोड़ा, फिर उसे ए से गुणा किया। ठीक है, या पहले आपने ए को बी से गुणा किया, फिर आपने ए को सी से गुणा किया और फिर उनको जोड़ दिया, बात एक ही है। या तो बी में पहले सी जोड़ लो फिर उसको ए से गुणा कर लो, या ए को पहले बी से गुणा कर लो फिर ए को आप सी से गुणा कर लो और फिर उन्हें जोड़ दो, बात एक ही है। तो ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, ये हमारा कहलाता है बटनता का नियम। ठीक है बच्चों।
अच्छा, एक नियम जो है वो यहां और लगता है योग में, और वो है हमारा साहचर्यता का नियम या साहचर्यता गुणधर्म। वो भी हम देख लेते हैं वो क्या गलत कहता है। तो देखो, साहचर्यता का गुणधर्म क्या कहता है। साहचर्यता का गुणधर्म जो है वो ये कहता है कि मान लो 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, आपने ए में बी जोड़ा और उसमें फिर सी जोड़ दो, या पहले बी में सी जोड़ लो और फिर ए जोड़ लो, बात एक ही है। पहले ए और बी को जोड़ के उसमें सी जोड़ लो, या पहले बी और सी जोड़ के फिर उसमें ए लगा जोड़ दो। ये जो ब्रैकेट होता है इसमें बॉड मास का नियम ही तो लगेगा। पहले ब्रैकेट वाली चीज ही तो हल करोगे, तो ब्रैकेट इन दोनों पे लग रहा है तो पहले बी में सी जोड़ोगे फिर उसमें ए जोड़ोगे। यहाँ ब्रैकेट पहले यहाँ लग रहा है तो ए में बी जोड़ोगे फिर सी जोड़ोगे, तो बात एक ही है। तो यह है हमारा साहचर्यता का नियम। यह आपको आपकी किताब में पेज नंबर 52 से लेके पेज नंबर 54 तक मिल जाएंगे सारे गुणधर्म। किताब से भी जरूर आप इनको कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जो है गुणधर्म यहाँ खत्म होते हैं किसके, आव्यूह के। और ये मैंने आपको एक चार्ट में बताया दिया है, अलग अलग बताने की जगह आप लोग पॉज करके इस वीडियो को, इस चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस चार्ट को यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब जो है हम देखेंगे परिवर्त आव्यूह। ये जो टॉपिक है हमारा ये 3.1 प्रश्नावली का है, जो कि मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि उसके लिए हमें पहले आव्यूह का योग और आव्यूह का व्यवकलन ये आना आवश्यक था, तभी हम परिवर्त आव्यूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और इसके अंदर और भी 2 प्रकार के हमारे आव्यूह रह रहे थे, तो वो सभी आव्यूह जो है वो हम देखेंगे। परिवर्त आव्यूह, उसके बाद हम देखेंगे सम्मित आव्यूह, और उसके बाद हम देखेंगे विषम सम्मित आव्यूह। तो चलिए परिवर्त आव्यूह देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप किसी आव्यूह के, यदि आप किसी आव्यूह के स्तंभों को उसकी पंक्ति से और पंक्तियों को उसके स्तंभों से ट्रांसफर कर दो या फिर उसको परिवर्तित कर दो, तो वो क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह। किसी आव्यूह के पंक्तियों को उसके स्तंभों से अगर आप परिवर्तित कर देते हो तो वह क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो यही जो है परिवर्त आव्यूह है, इसी के बारे में अब हमें देखना है। तो इसकी जो परिभाषा है बच्चों वो तो आपको बुक में मिल जाएगी, पढ़ के मैं बता देता हूं, डिस्प्ले करवा दूंगा मैं परिभाषा यहाँ। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह जो है वह मूल्य आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब अगर मान लीजिए इसको उदाहरण के द्वारा समझे तो बड़ा आसान सा है। मान लो एक आव्यूह है ए में जो अवयव है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो मैंने आपको जैसा ये बताया, परिवर्त आव्यूह को इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ट्रांसपोज का टी लगा देते हैं हम ऊपर ए की घात में, तो ये क्या कहलाता है, ये ए का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। और इसको किससे दर्शा सकते हैं, ए के साथ एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, तो वह भी किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को ही दर्शाता है। तो आइए इसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो। जितनी भी पंक्तियां हैं उन्हें क्या बना दो, स्तंभ। पहली पंक्ति है 1 2 3, इसे स्तंभ बना दो। दूसरी पंक्ति है 4 5 6, इसे भी स्तंभ बना दो। और तीसरी पंक्ति है 7 8 9, इसे भी स्तंभ बना दो। तो पंक्ति को आपने किस में परिवर्तित कर दिया, स्तंभ में। और यही क्या कहलाता है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, जिसे हम ए की घात टी या ए डैश के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब परिवर्त आव्यूह जो है वो तो हमारे को इजीली समझ में आ गया है। इसके कुछ गुणधर्म भी हैं जो कि आपको पेज नंबर 48 पे दिए हुए हैं, बट मैं आपको परिवर्त आव्यूह के साथ ही समझा रहा हूं परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। तो देखिए, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म क्या कहता है किसी परिवर्त आव्यूह का, कि आपने किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाला और फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकाला तो आपको मूल आव्यूह ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने ए का परिवर्त आव्यूह निकाला ए डैश, अब इस ए डैश का मैं फिर से परिवर्त आव्यूह निकालूं तो मैं फिर से क्या करूंगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 4 7 2 5 8
और 3 6 9 सभी पंक्तियों को मैंने किस में बदल दिया, स्तंभों में बदल दिया। इसका मतलब अब हमें देखो वापस हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें हमारा मूल जो आव्यूह था ए वही प्राप्त हो गया। तो मतलब ए का हमने पहले परिवर्त आव्यूह निकाला, फिर उसका वापस परिवर्त आव्यूह निकाला, तो वो हमें क्या प्राप्त हो गया, फिर से ए ही प्राप्त हो गया। ये ए ही तो था हमारा, ठीक है। तो किसी परिवर्त आव्यूह के का परिवर्त अगर आप निकालते हैं तो आपको मूल जो आव्यूह था वो प्राप्त हो जाता है। जो सेकंड जो इसका गुणधर्म है वो ये है कि मान लो किसी आव्यूह को आपने किसी आव्यूह का आपने अदिश गुणनफल किया, किसी आव्यूह का अदिश गुणनफल किया, मतलब अभी मैंने आपको बताया था अदिश गुणनफल क्या होता है कि उसे किसी संख्या से, किसी अदिश को किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसका प्रत्येक जो अवयव होता है वो उस संख्या से गुणा होता है। तो आपने क्या किया, किसी आव्यूह को पहले किसी अदिश से गुणा किया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, और फिर क्या किया, उसका ट्रांसपोज निकाला, या पहले आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो और फिर के से गुणा कर दो, बात एक ही है। फिर से सुन लीजिए, पहले किसी आव्यूह को किसी अचर से गुणा करो और फिर उसका परिवर्त निकालो, या पहले आव्यूह का परिवर्त निकाल लो फिर किसी अचर से गुणा कर दो, दोनों ही स्थितियों में परिमाण जो है वो समान प्राप्त होगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है कि दो आव्यूह को आप पहले जोड़ लो और जोड़ने के पश्चात जो उत्तर प्राप्त हो उसका परिवर्त ज्ञात कर लो, या पहले आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करो, दूसरे आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करो और फिर दोनों को जोड़ लो, दोनों ही स्थितियों में उत्तर समान प्राप्त होगा। फिर बता रहा हूं, या तो पहले दो आव्यूह को जोड़ो फिर उनका परिवर्त ज्ञात करो, या पहले आव्यूह का परिवर्त फिर दूसरे आव्यूह का परिवर्त निकाल के उनको जोड़ लो, दोनों स्थितियों में उत्तर समान प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मान लो दो आव्यूह है, पहले उन्हें गुणा कर लो और फिर उसका परिवर्त ज्ञात कर लो, या फिर दूसरा जो आव्यूह है उसका परिवर्त ज्ञात कर लो और पहले आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कर लो और फिर उनका गुणा कर दो, तो यही रिजल्ट प्राप्त होगा। बट यहां कुछ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहां पहले ए और बाद में बी लिखा है, फिर परिवर्त ज्ञात किया है। यहां पहले बी और फिर बाद में ए लिखा है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे कि ए बी का परिवर्त जो है, मतलब ए को बी से गुणा करने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा उसका परिवर्त ज्ञात कर लो, या ए का पहले याद कर लो, बी का पहले याद कर लो, फिर गुणा कर दो, तो ये बात सही नहीं है, ये समान नहीं होंगे। बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, तो इस स्थिति में ये स्पेशल बात ध्यान रखने की है कि बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, तभी आप ये गुणधर्म जो है लागू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ यानी कि छठा गुणधर्म। अगर मान लीजिए मैं बात करूं आव्यूह के क्रम की, अगर मैं आव्यूह के क्रम की बात करूं तो एक छोटी सी बात मैं कह सकता हूं, वो क्या कि देखिए अगर ये तो चलो एक वर्ग आव्यूह था, मान लो मैं एक दूसरा आव्यूह लेता हूं, वर्ग आव्यूह मतलब इसमें तो पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान थी। अब एक कोई अन्य आव्यूह ले लेता हूं, मैं आयत आव्यूह ले लेता हूं। आयत आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान नहीं होती है, वह आयत आव्यूह होता है। आव्यूह के प्रकार में मैंने आपको समझाया था, तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो उस वीडियो को दोबारा देखिए रिवीजन के तौर पे। चलिए, तो ये मान लीजिए एक आपका आयत आव्यूह है, इसका क्रम ज्ञात करते हैं तो इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 2 × 3। अब इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करता हूं मैं, तो क्या प्राप्त होगा, पंक्ति को स्तंभ बना दो, 1 2 3 4 5 6, पंक्ति को मैंने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया। ठीक है बच्चों, तो a' मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया। अब या फिर इसको आप ट्रांसपोज भी कह सकते हो ए का, ठीक है। अब इसका अगर मैं क्रम ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, 3 तो पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ हो गए, तो 3 × 2 आया। तो आपने क्या देखा, क्रम उल्टा हो गया, क्रम उल्टा हो गया। जो मूल आव्यूह था उसका क्रम था 2 × 3 और जो परावर्त या परिवर्त आव्यूह आया उसका क्रम उल्टा हो गया, अब क्या हो गया 3 × 2। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें यह पता लगता है कि अगर कोई आव्यूह है जिसे मैं aij के द्वारा दर्शा रहा हूं और उसका अगर क्रम m × n है, तो उसका जो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करूंगा यानी कि a' या at, वो जो आव्यूह होगा
जो इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा उसका क्रम क्या आएगा? उसका क्रम आएगा n इंटू एम। उसका क्रम क्या आएगा बच्चों? n इंटू एम। मतलब ये m इंटू एन है तो इसका क्रम उल्टा हो जाएगा। बट अगर वर्ग आव्यूह है, मतलब वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये 1 2 बन जाएगा, ये 4 5 बन जाएगा, ये अब भी 2 इंटू 2 रहेगा। लेकिन वर्ग आव्यूह के अलावा कोई आव्यूह है और फिर परिवर्त आव्यूह निकाल रहे हो तो ये भी एक तरह का गुणधर्म ही मानो आप। ये 7वें नंबर का गुणधर्म कह सकते हो आप कि अगर a कोई आव्यूह है और उसको आप a i j और उसके क्रम को m इंटू n द्वारा दर्शा रहे हो और उसका आप अगर ट्रांसपोज ज्ञात करते हो या परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हो तो उसका जो क्रम आएगा वो पहले वाले का उल्टा हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या तो स्तंभों की संख्या बन जाएगी और स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बन जाएगी। तो आप तुरंत इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम देखते हैं हमारा अगला प्रकार आव्यूह में। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो इसको। देखिए अब जो हमारा सेकंड जो टाइप है या सेकंड जो प्रकार है वो है सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले तो देखो कुछ एसेंशियल कुछ कंडीशंस हैं, कुछ आवश्यक शर्त है जो पूरी होनी चाहिए। आवश्यक शर्त क्या है? कब कोई आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा? कब कोई आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा? उसके लिए कुछ आवश्यक शर्त है। पहली शर्त तो क्या है कि वह आव्यूह जो है वह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है बच्चों। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर उस आव्यूह का आप उस आव्यूह का उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह भी उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह के बराबर ही होगा। मूल आव्यूह के बराबर होगा। अब ये तो बात हो गई बच्चों लैंग्वेज की। चलो थोड़ा इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है ये। कि सबसे पहले तो आवश्यक शर्त क्या है कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है तो वो एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो मान लो ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका थोड़ा उदाहरण मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि ये सब पे लागू नहीं होगा। मान लो ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, मतलब कि वर्ग आव्यूह है। अब इसका आप ट्रांसपोज निकालो, इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या आएगा? पंक्ति को तो स्तंभ बना दो। पंक्ति को स्तंभ कैसे बनाओगे? 2 और -3 और -3 और 4। इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया। तो ये क्या आ गया? ये ए का परिवर्त आव्यूह आ गया। अब मैं यहां क्या देख पा रहा हूं कि ये जो परिवर्त आव्यूह आया ये खुद ए ही तो था। 2 -3 -3 4, 2 -3 -3 4। तो एक तरह से मैं क्या देख पा रहा हूं कि इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही स्वयं यही आव्यूह आ गया, मूल आव्यूह के बराबर ही आ गया, ए के ही बराबर आ गया। मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के। तो यही तो ये कह रहा था कि उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह के बराबर हो। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के ही बराबर आ गया, स्वयं के ही बराबर आ गया। तो ये अगर दो स्थितियां पूरी हो जाती है तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, पहली स्थिति तो क्या है कि वह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, मतलब पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? स्तंभों के। एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं, वर्ग आव्यूह का ही ले लेता हूं, बड़ा थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन। मान लीजिए ये एक आव्यूह है हमारे पास, इसका मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा या इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? पंक्ति को पहली बात तो पहली कंडीशन चेक कर लो पहले तो कि क्या ये वर्ग आव्यूह है क्या। देखो पंक्तियों की संख्या भी 3, स्तंभों की संख्या भी 3, तो 3/3 का आव्यूह है, वर्ग आव्यूह तो है ये। चलो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। 1 -1 5 -1 2 1
5 1 3। क्या ये जो इसका ट्रांसपोज निकल के आया, पंक्ति को मैंने बना दिया स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ, तो इसका जो ट्रांसपोज निकल के आया, क्या ये मूल आव्यूह ही आया है? क्या ये मूल आव्यूह ही आया है क्या? बिल्कुल, देखो 1 - 1 5, -1 2 1 और 5 1 3, तो इसका ट्रांसपोज भी खुद यही आ गया, तो दूसरी स्थिति भी पूरी हो गई, और ये क्या कहलाएगा? एक सममित आव्यूह कहलाएगा। तो ये एक उदाहरण था सममित आव्यूह का, इसे भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। और मैं बता दूं, ये जो अभी जो आव्यूह पढ़ रहे हैं, परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ये IIT के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ये आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं जो हमारा तीसरा और आखिरी प्रकार है, जो कि है विषम सममित आव्यूह। इसे नोट कर लो पहले। तो देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है विषम सममित आव्यूह। और विषम सममित आव्यूह में क्या होता है? देखिए, विषम सममित जो आव्यूह होता है उसमें क्या होता है कि मान लो इसकी भी पहले हम आवश्यक जो है शर्तें देख लेते हैं। इसकी भी क्या देख लेते हैं? आवश्यक शर्तें देख लेते हैं। पहली शर्त तो वही जो सममित की थी कि आव्यूह क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। आव्यूह कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए विषम सममित कहलाने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो एक कोई आव्यूह है, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसके माइनस के बराबर होगा, या वो उसके नेगेटिव के बराबर होगा। वो उसके किसके बराबर होगा? नेगेटिव के बराबर होगा। समझ में आ रही है क्या बात बच्चों? इसमें एक छोटी सी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं, ये नेगेटिव का मतलब क्या है। पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको। मान लो ए कोई आव्यूह है, 4 - 5 6 - 7 8 9 -3 -2 -1। ठीक है बच्चों, ये कोई आव्यूह है। इसमें से, इन सब में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा इस आव्यूह में से, तो देखो कैसे लूंगा। माइनस कॉमन लूंगा तो जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, सभी अवयवों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब 4 में से माइनस कॉमन आएगा तो -4, इसका माइनस कॉमन आ गया 5, ये -6 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये -8, ये -9। आपको पता है चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस तो प्लस बन जाता है और प्लस माइनस बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये ए था तो अब ए जो है, देखो ये ए जो है, ये ए था, तो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया। समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या किया वास्तव में, मैं कह सकता हूं मैंने इसको माइनस से कॉमन लिया, या मैं कह सकता हूं कि मैंने इसको माइनस से गुणा कर दिया। तो ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया माइनस कॉमन लेने पर। अगर मैं इस अंदर वाले के मान की बात करूं, इस अंदर वाले मान की बात करूं, तो ये जो मान आया -4 5 -6 7 -8 -9 3 2 1, ये किसका मान आ गया? ये -a का मान आ गया। अगर ये a है तो ये -a है। क्या किया? इसको मैंने माइनस से गुणा कर लिया या माइनस कॉमन ले लिया। समझ में आ गई बात? चलिए एक उदाहरण और लेके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। या उदाहरण मैं इसी का ले लेता हूं, इसी से समझ में आ जाएगा आपको कहना क्या चाह रहा हूं मैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको मेन चीज है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है? ध्यान से देखिए। तो मान लो एक आव्यूह है ए, थोड़ा ध्यान से समझ लेना बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। विषम सममित आव्यूह, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेना। मान लो एक आव्यूह है ए, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, AT निकालता हूं इसका, तो क्या आएगा निकल के? देखो जो आपकी पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 बन गई। इसका ट्रांसपोज यही तो आएगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं यहां पे? देखो 0 तो 0 रह गया,
1 माइनस 1 बन गया, माइनस 1 1 बन गया, माइनस 1 1 बन गया, 0 0 रह गया, 1 माइनस 1 बन गया, माइनस 1 1 बन गया, माइनस 1 1 और 0 0। तो आपने क्या देखा, जो 0 का तो कोई चिन्ह होता नहीं और बाकी सभी जो संख्याएं थी उन सबके चिन्ह बदल गए। एक जो था प्लस का वो माइनस का बन गया और जो माइनस का था वो प्लस का बन गया। तो एक तरह से मैंने क्या किया, मैंने इसको माइनस से गुणा कर दिया, मैंने इसको माइनस से गुणा किया तभी तो ये आया। माइनस के गुणा करने का मतलब है माइनस 1 से गुणा करना, तो माइनस 1 से 0 करूंगा 0, ये माइनस 1 से करूंगा माइनस 1, ये माइनस 1, ये एक तरह से अदिश गुणन कर रहा हूं मैं, माइनस 1 से माइनस 1 1। तो इसको मैंने क्या किया, ए को मैंने किससे गुणा किया, माइनस 1 से, तभी तो ये आएगा। बट मैंने वास्तव में नहीं किया, मैंने क्या देखा कि जब मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, जब मैंने ए का क्या निकाला, ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह निकाला, तो वो जो परिवर्त आव्यूह आया वो किसके बराबर आया, ए के माइनस के बराबर आया। इसको माइनस से गुणा करूंगा तब ये आएगा, ये क्या है ए, इसको माइनस से गुणा करूंगा तो ये माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ये माइनस ए के बराबर आया है, ये जो मैट्रिक्स है किसके बराबर आई है, माइनस ए के। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, माइनस ए के। वर्ग आव्यूह तो ये था ही पहले से, और ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस ए के। दोनों स्थितियां अगर दोनों शर्तें जो है पूरी हो जाती है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ बातें ध्यान रखने हैं बच्चों आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो सभी में से लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हम किसी आव्यूह में से कुछ भी उभयनिष्ठ लेते हैं तो उसके सभी अवयवों में से वो चीज उभयनिष्ठ आएगी। जैसे एक आव्यूह लिखता हूं छोटा सा, 2 माइनस 2 4 8 माइनस 16। मान लो इन सब में से मैं माइनस 2 कॉमन लेना चाहता हूं, तो माइनस 2 में सब में से कॉमन लूंगा, चारों में से आएगा, फिर वो जितने भी अवयव है सब में से कॉमन आएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 4 और 8। समझ में आ गई बात। तो जो उभयनिष्ठ लेते हैं वो सभी में से आता है उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, अब इसमें विषम सम्मित जो आव्यूह है उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने उदाहरण लिया है वहां भी आप नोट कर सकते हैं कि इसका जो मुख्य विकर्ण है, देखो विकर्ण, मुख्य विकर्ण मैंने आपको बता चुका हूं, 2 विकर्ण हो सकते थे इसमें, एक ये विकर्ण होता है, एक ये भी विकर्ण हो सकता है, बट हम इसको क्या मानते हैं, मुख्य विकर्ण मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो मुख्य विकर्ण है, यहां लिख देता हूं मैं थर्ड पॉइंट आपका, कि विषम सममित आव्यूह में, विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ये इसका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो क्या थे कि कोई आव्यूह विषम सममित कब कहलाएगा, और अगर कोई आव्यूह विषम सममित है, मतलब ये दोनों शर्तें उसमें पूरी हो गई, तो ध्यान रखना है कि उसका जो मुख्य जो विकर्ण आएगा उस आव्यूह का, उसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर शून्य नहीं है तो वो विषम सममित आव्यूह है ही नहीं, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है फिर। और विषम सममित आव्यूह तब होगा जब ये दोनों चीजें उसमें फुलफिल हो जाएगी, और अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही है तो एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसका जो मुख्य विकर्ण होगा उसके अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। बात आ गई है समझ में आप सभी के। मुख्य विकर्ण जो होता है सॉरी, किसी विषम सममित आव्यूह का, उसके सभी जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, विषम सममित के बारे में। अब ऐसा क्यों होता है, ये कैसे पता लगा हमें कि ये विषम जो सममित आव्यूह है उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य क्यों होते हैं। तो चलिए इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, हम इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो आपका जो A था वो आपका था A11, A12, A13, A1, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। फिर आप इसका ट्रांसपोज निकालें, या आपने ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है,
तो ट्रांसपोज निकालने पर भी अवयव तो इसी तरह से माना जाएगा। या आप अगर इसके हिसाब से करना चाहे तो यूं लिख सकते हैं इसको पंक्ति को वो बना दो, आप स्तंभ बना दो, A11, A12 और A13। एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूं मैं, A21, A22 और A23 और A31 और A32 और A33। ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, परिवर्त अवयव निकाल लिया। ये मेरा मुख्य अवयव था, ये मैंने इसका परिवर्त अवयव निकाल लिया पंक्ति को स्तंभ में बदल के। अब मैं एक चीज यहां क्या देख पा रहा हूं कि मुख्य अवयव में भी A11, A22 और A33 तो विकर्ण पे आएंगे, और जब परिवर्त किया तब भी ये तीनों तो अपने विकर्ण पे आ रहे हैं, इनका स्थान थोड़ी बदला, बाकी सबका बदल गया। देखो A12 यहां आ रहा था, अब यहां आ रहा है, A13 यहां आ रहा था, अब यहां आ रहा है, पर ये जो तीन है मुख्य विकर्ण वाले जो हैं, इनका स्थान तो वही रहा, इनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं क्या देख सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो अभी मैंने क्या बताया कि ये जो A ट्रांसपोज होता है ये A के माइनस के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसपोज निकल के आएगा, इसका ये वाला अवयव जो है A11 वाला अवयव, वो किसके बराबर होगा, माइनस A11 के। ऐसे ही ये A21 वाला अवयव किसके बराबर होगा, माइनस A12 के। पर मैं मुख्य विकर्ण की बात कर रहा हूं तो ये ले लेता हूं। तो देखो A11 किसके बराबर होगा, माइनस A11 के। माइनस A11 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का A11, तो ये हो जाएगा A11 प्लस A11 बराबर 0 बच जाएगा इधर, तो 2A11 बराबर 0। तो A11 भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो A11 0 आ गया तो ये 0 आएगा। ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ A22 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ भी इस जगह तो A22 ही है और इसके संगत यहाँ भी A22 ही है, तो ये A22 जो है वो इसके माइनस के बराबर होगा। ट्रांसपोज जो होता है वो मुख्य के क्या होता है, माइनस के बराबर। ये भी इधर जाके A22 हो जाएंगे, ये 2A22 हो जाएंगे, तो A22 भी 0 आ जाएगा और A33 भी आ जाएगा 0। तो इसलिए विषम सममित अवयव के में जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसके अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। समझ में आ गई बात आप सभी के? इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर अपन जो है इसमें कुछ प्रमेय देखेंगे, दो मुख्य प्रमेय है, थ्योरम है, जो आपकी बुक में भी दी गई है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लो आप। देखिए बच्चों, अब जो है हमारी मुख्य प्रमेय है, वो प्रमेय हम देख लेते हैं। तो प्रमेय एक देखते हैं हम। ये जो प्रमेय है ये मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने पढ़े 3 प्रकार के अवयव, परिवर्त अवयव, सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव, उन 3 पे आधारित है। तो फर्स्ट प्रमेय क्या कहती है हमें कि माना, या फिर माना नहीं डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, किसी वर्ग अवयव, ध्यान रखना वर्ग अवयव की बात हो रही है यहां पे, किसी वर्ग अवयव A के लिए जिसमें सभी अवयव, ये जो लाइन में लिख रहा हूं ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये सत्य है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में नहीं है, बट ये स्थिति होना आवश्यक है। उसमें सिर्फ वर्ग अवयव की बात की है आपकी किताब में, बट ये लाइन भी जरूरी है, ये एनसीईआरटी में मिलेगी आपको। किसी वर्ग अवयव A के लिए जिसमें सभी अवयव प्राकृत संख्या हो, मतलब कि रियल नंबर हो। प्राकृत संख्या किससे दर्शाते हैं, R से। प्राकृत संख्या R हो, दो चीजें बोलता है ये कि A प्लस A डैश, A में अगर आप उसका परिवर्त अवयव जोड़ोगे तो A प्लस A डैश जो होगा वो तो एक सममित अवयव होगा। एक क्या होगा, सममित अवयव। और A माइनस A डैश जो है वो एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है बच्चों, कोई वर्ग अवयव है A, उसके लिए और ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें सभी संख्याएं क्या है, सभी अवयव क्या है, प्राकृत संख्या, रियल नंबर R, तो उसमें A प्लस A डैश तो सममित अवयव होगा।
और a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होगा। चलिए इसे समझते हैं। मान लो एक आव्यूह लिया मैंने a, कोई भी आव्यूह ले लो आप। अभी तक तो हम कुछ आवश्यक शर्तें थी जिनको हमें पूरी करना जरूरी था, बट अब हम किसी भी वर्ग आव्यूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी वर्ग आव्यूह को आप सममित या विषम सममित, किसी भी वर्ग आव्यूह से आप सममित या विषम सममित आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी वर्ग आव्यूह मैंने आपको दे दिया a, उसमें आप उसका परिवर्त आव्यूह जोड़ दो तो वह सममित आव्यूह दे देगा आपको। कोई भी मैंने आव्यूह लिया a, उसमें से उसका परिवर्त आव्यूह घटा दो तो वह आपको विषम सममित आव्यूह दे देगा। तो किसी भी आव्यूह से आप सममित या विषम सममित आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, पर आव्यूह कैसा होना चाहिए, बस एक बात ध्यान रखनी है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। चलिए तो मान लीजिए मेरे पास कोई आव्यूह है 1 5 6 7 और मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में, और ये रो भी किस में बदल जाएगी, कॉलम में। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, 1 5 6 7। इसका परिवर्त आव्यूह क्या आ गया, 1 5 6 7। चलिए अब a में a डैश जोड़ते हैं, a में a डैश को जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अभी जोड़ना मैंने सिखाया था, संगत को संगत से जोड़ते हैं, पर जोड़ने से पहले क्या देखना पड़ता है कि उनका क्रम समान है क्या। तो इसका क्रम क्या है, 2 × 2, इसका क्रम क्या है, 2 × 2। तो इन दोनों अवयवों को जोड़ सकते हैं। और किसको जोड़ते हैं, उनके संगत अवयवों को। 1 में 1 जुड़ेगा 1, 6 में 5 जुड़ेगा 11, 6 में 5 जुड़ेगा 11, 7 में 7 जुड़ेगा 14। ठीक है, 1 में 1 जुड़ेगा 2। समझ में आ गई बात। चलिए अब मैं यहां क्या देखता हूं कि मेरे को यह पता लगाना है कि क्या a प्लस a डैश जे जो निकल के आया ये एक सममित आव्यूह है क्या, क्या ये एक सममित आव्यूह है क्या, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो देखो ये अगर सममित आव्यूह होगा तो मैंने क्या बताया था, सममित आव्यूह के लिए 2 चीजें होना जरूरी है कि एक तो आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। ये वर्ग आव्यूह तो है। और दूसरा जो मैंने बताया था आपको, वो क्या बताया था कि a का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, a के। अभी जब मैंने सममित आव्यूह समझाया था उसमें ये 2 ही तो चीजें बोली थी कि सममित आव्यूह कहलाने के लिए 2 चीजों का पूरा होना आवश्यक है। पहली चीज तो ये कि वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, दूसरा उसका जो परिवर्त आव्यूह है वो उसके खुद के बराबर होना चाहिए। तो ये वर्ग आव्यूह तो है, पहली स्थिति तो पूरी हो गई। चलो इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। a प्लस a डैश का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं, क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो पंक्ति को बना दो आप स्तंभ, 2 11 11 14। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर आया क्या, ये अब भी वही आव्यूह है, इसका परिवर्त भी ये खुद ही आया है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि a का ट्रांसपोज a के बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, a प्लस a डैश के बराबर ही तो आ गया। या अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप a प्लस a डैश को c मान लो, इसको आप c मान लो, एक नया आव्यूह मान लो। और c क्या है हमारा, 2 11 11 14। तो ये जो मैंने a प्लस a डैश का निकाला है, मतलब मैंने किसका निकाला है, c का। c डैश निकाला है मैंने यहाँ पे, c डैश निकाला तो c डैश कितना आया, 2 11 11 14। ठीक है, अगर c डैश 2 11 11 14 आया है तो ये किसके बराबर आया है, c के बराबर ही तो आया है। तो यहाँ c डैश किसके बराबर आ गया, c के। और अगर किसी आव्यूह में वो वर्ग आव्यूह है और उसका जो ट्रांसपोज है वो खुद के बराबर ही है तो वह आव्यूह क्या कहलाता है, सममित आव्यूह। तो मतलब a प्लस a डैश क्या है, सममित आव्यूह है। और हमने यही तो कहा था कि a प्लस a डैश क्या आएगा, सममित आव्यूह होगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसकी सेकंड प्रमेय भी देख लेते हैं। अगर इसको समझना है a माइनस a डैश क्या होना चाहिए, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह भी बता देते हैं इसके अंदर आपको, पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर विषम सममित आव्यूह भी समझा देते हैं। इसे नोट कर लीजिए एक बार पॉज करके आप। चलिए बच्चों अब चेक कर लेते हैं कि क्या a माइनस a डैश विषम सममित है क्या, देख लेते हैं। a माइनस a डैश, चलो a में से a डैश घटाओ, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। देखो मैंने क्या बताया था कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जिसमें पहली बात तो वर्ग आव्यूह हो और उसका ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक के बराबर हो।
तो देखते हैं ये विषम सममित आव्यूह है क्या। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इस बार मैं a माइनस ए डैश को d मान लेता हूं, ठीक है। तो मेरा d क्या आ गया, 0 1 माइनस 1 और 0। चलो d डैश याद करते हैं, d डैश कितना आएगा, तो d डैश में क्या होगा, पंक्ति क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। पंक्ति क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। ये d डैश आ गया। अब अपन ये देखते हैं कि क्या d डैश माइनस डी के बराबर आ रहा है क्या, आ गया तब तो विषम सममित है, वरना नहीं है। चलो देखते हैं। इसमें से मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं। पूरे में से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 0 क्या बन जाएगा, 0 रहेगा। 1 क्या बन जाएगा, माइनस 1, माइनस के क्या बन जाएगा, 1। 0 क्या रहेगा, 0। तो देखो इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया। अच्छा ये जो आव्यूह है 0 माइनस 1 1 0, ये डी तो था हमारा, ये क्या था, d। 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। तो d डैश किसके बराबर आ गया, माइनस की जगह माइनस, और ये क्या है, d आव्यूही तो है, तो माइनस d के बराबर आ गया। तो इसकी जगह d लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये d आव्यूही तो है हमारा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि d डैश किसके बराबर आ गया, माइनस d के बराबर आ गया। और अगर d डैश माइनस d के बराबर आ गया तो ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह। और लास्ट में विषम सममित आव्यूह के लिए एक बात और बताई थी कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य। इसमें भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। तो इसका मतलब a माइनस ए डैश क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह। तो कोई भी सिंपल सा अगर वर्ग आव्यूह है तो उसे आप सममित या विषम सममित में बदल सकते हो। कैसे, आप उसका ट्रांसपोज निकाल लो। सममित में बदलना है तो उसके ट्रांसपोज में उसे जोड़ दो, विषम सममित में बदलना है तो उसके ट्रांसपोज को उसमें से घटा दो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, a में से a डैश घटाना है, a डैश में से a नहीं घटाना है। ठीक है, a में से a डैश घटाना है, क्योंकि जुड़ने में तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट घटाते समय ध्यान रखना पड़ेगा, ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो है पहली प्रमेय खत्म हो गई। अब हम देखते हैं इसकी जो लास्ट सेकंड प्रमेय है, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसकी जो दूसरी प्रमेय है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम प्रश्नावली भी देखेंगे। तो चलिए सेकंड प्रमेय देख लेते हैं हम इसकी फटाफट से। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए, एक बार पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, जो हमारी प्रमेय 2 है, प्रमेय 2 क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को आप क्या लिख सकते हो, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं एक विषम सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के बराबर या योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। ये मैंने पूरा कथन इसलिए लिखा है क्योंकि इसको समझेंगे अपन, तो कथन होना जरूरी है। अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो बच्चों, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को, मान लो एक वर्ग आव्यूह है a, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह है a, इसे आप एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, सममित और विषम सममित। अब सममित तो क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह को सममित में बदलने का अभी तरीका क्या बताया था मैंने, कि उसको आप किस में बदल दो, a प्लस ए डैश में, उसके परिवर्त में उसको जोड़ दो, तो ये तो हो गया सममित, और उसके परिवर्त में से उसको घटा दोगे तो वो हो गया विषमित। ठीक है, सॉरी विषम सम्मित। ये तो हो गया सम्मित और ये हो गया विषम सम्मित। अभी बताया मैंने आपको, किसी आव्यूह में उसका परिवर्त जोड़ दोगे तो सम्मित, और उसी आव्यूह में से उसका परिवर्त घटा दोगे तो विषम सम्मित। इससे पहले ही बता के आया हूं मैं आपको। तो ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को a क्या होना चाहिए, a जो है, जहां a क्या है, जहां a एक वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। ये नहीं हर किसी आव्यूह को लिख सकते हो आप, सिर्फ वर्ग आव्यूह की बात हो रही है।
जहां ए एक वर्ग आव्यूह है, सिर्फ वर्ग आव्यूह की बात हो रही है, ये नहीं किसी भी आव्यूह को लिख दोगे आप। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। एक सममित मतलब a प्लस ए डैश, ये सममित देगा हमें, अभी बताया था मैंने। और विषम सममित मतलब a माइनस ए डैश, अभी बताया था कि a में से उसका ट्रांसपोज घटा दोगे तो विषम सममित बन जाएगा। तो इनके योग के रूप में लिख सकते हैं। बट अद्वितीय का मतलब क्या है? यहाँ अद्वितीय का मतलब है कि इसको आपको 1/2 से गुणा भी करना है। इसको आपको किससे गुणा करना है? 1/2 से। ठीक है, तो ये तो आपका सममित वाला पार्ट आ गया और ये आ गया आपका विषम सममित वाला पार्ट। देखो एक्चुअल में हम कर कैसे रहे हैं, इसे कर क्या रहे हैं इसमें? देखो अगर मैं इसकी परिभाषा के हिसाब से चलता तो इसके कहने का मतलब था कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं 1/2 नहीं लगाता तो सममित और विषम सममित का योग तो यही आता। ठीक है, ए डैश से ए डैश कट जाता, ए बराबर किसके आता? 2a के। ए बराबर किसके आता? 2a के। ये ए से ए कट जाता तो ए किसके बराबर आ जाता? 2 के, जो कि हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, गलत है ये चीज तो। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए इसने क्या किया? इसलिए इसने क्या किया? इसको भी 1/2 से गुणा कर दिया और इसको भी 1/2 से गुणा कर दिया। ठीक है, इसको भी 1/2 से गुणा कर दिया और इसको भी 1/2 से गुणा कर दिया। अब अगर आप करेंगे तो वो वाली स्थिति नहीं आएगी, तो इसलिए इसने 1/2 से गुणा कर दिया ताकि वो जो चीज ये कहना चाह रहा है अद्वितीय रूप से कैसे? 1/2 साथ में गुणा करो। अब 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 क्या कर लो? कॉमन ले लो, क्योंकि अगर वो जो आया था हमारा a/2a उसको मैं 1/2 से गुणा कर देता तो 2 से कट जाता तो a के बराबर आता। ये बात तो सही थी, बट अगर 1/2 से गुणा नहीं कर रहा हूं तो a से a कट जाएगा और a किसके बराबर आ जाएगा? 2 के, जो कि सही नहीं है। तो इस चीज को सत्य साबित करने के लिए हमने इसे किससे गुणा किया? 1/2 से गुणा किया। ठीक है, हमने इसको किससे गुणा किया? 1/2 से। और वही चीज हमने यहां करी है, 1/2 से गुणा किया है। 1/2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो a प्लस ए डैश और यहां आ जाएगा a माइनस ए डैश। इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका होमवर्क है आज का कि मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं आपको, a 4 8 7 2। इस मैट्रिक्स को आपको इस रूप में लिखना है। तो पहले तो इस मैट्रिक्स का सममित भाग निकालना, फिर विषम सममित निकालना, फिर इस तरीके से इसको लिखना है, दोनों को जोड़ के और उसको 1/2 से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक हम देखेंगे आज। फिर अगले पार्ट में अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम 3.2 के प्रश्न देखेंगे जितने भी संभव हो सकेंगे, और साथ ही साथ 3.1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि पिछले साल बोर्ड में पिछले बार आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।